गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर के पॉइंट नंबर 3 सविनय अवज्ञा की ओर से अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद भारत के अंदर कुछ घटनाक्रम ऐसे घटित हुए जिसके बाद भारत के अंदर एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई, हम थोड़ा सा जो है उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे कि ऐसे क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सबसे जो फर्स्ट जो यहाँ पर बात है, जो हमारी लाइन है, वो ये कह रही कि फरवरी 1922 में, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, 1 नंबर का बहुत बार आता है, कि सविनय असहयोग आंदोलन को जो है महात्मा गांधी ने वापस कब लिया, यानी कि फरवरी 1922 में। रीजंस भी आ जाता है कि क्यों लिया, तो इसमें नीचे दिया गया है। आंदोलन क्या हो गया था? हिंसात्मक हो गया था। और जो सत्याग्रही थी, क्योंकि सत्याग्रह का विचार लेकर के आए थे महात्मा गांधी, तो अब जो सत्याग्रह के जो लोग थे उनको जो है प्रशिक्षित करने की क्या थी, ज़रूरत थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले, असहयोग आंदोलन की असफलता से पहले भी एक एक्ट आया था 1919 का, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। इसके तहत जो है भारत में द्वैध शासन की जो है क्या की गई थी, स्थापना, द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि 2 स्तरीय सरकारें जो हैं भारत के अंदर काम करेंगी। तो भारतीय लोग ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन का अगर पालन किया जाएगा तो उन्हें विधायी परिषदों से जो चुनाव होने हैं उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जो ये चाहता था कि अगर हम विधायी परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर हम अपनी बात अंग्रेजों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए भी जो है असहयोग आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो उस टाइम जो है 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस से बाहर जा कर के एक नई जो है पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था, या मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और आप बिल्कुल आसानी से इसको देख सकते हैं, स्वराज पार्टी। ये 2 व्यक्ति थे, सी.आर. दास। सी.आर. दास का पूरा नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था सी.आर. दास का पूरा नाम? चित्तरंजन दास। और सेकंड कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने जो है कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज दल का क्या कर लिया था, गठन कर लिया था। और उस दौरान जो है कांग्रेस के अंदर 2 नए व्यक्ति जो है, उग्र नेता जो है उभर करके सामने आ रहे थे। वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वो ये चाहते थे कांग्रेस के अंदर कि जो हम अर्ध स्वराज्य की बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेट की जो बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें को क्या चाहिए? पूर्णतः आज़ादी चाहिए। तो इस कारण जो है कांग्रेस के अंदर आंतरिक जो है बहस और असहमति की वजह से 2 प्रकार के तत्व जो है 20वीं शताब्दी के अंदर जो है भारत में पैदा हो गए थे, जिन्हें हम 2 भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर 2 दल हुए, एक गरम दल और दूसरा कौन सा था? नरम दल। तो इस प्रकार जो है भारतीय राजनीति की जो है रूपरेखा है वो दोबारा क्या हो गई? बदल गई। और यहीं पर एक बहुत ही खतरनाक जो है आर्थिक मंदी जो है विश्व में आई 1929 में। कब आई थी? 1929 में। और इसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। और इसका प्रभाव ये नहीं था कि भारत पर भी नहीं ना पड़ा हो। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले लोग थे वो कौन थे? किसान। कौन लोग थे? किसान थे, जिनकी जो है फसलें जो हैं उनके दाम क्या हो गए थे? गिर गए थे। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये देखिए, कृषि उत्पादों की जो मांग है गिर गई, निर्यात कम होने लगा और किसानों को अपनी उपज बेचना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। और 1930 के अंदर जो है ग्रामीण क्षेत्र जो था वो पूरे उथल पुथल से क्या हो रहा था? चल रहा था। और इसी दौरान जो है ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार का गठन हुआ, उसका नाम था टोरी सरकार। कौन सी सरकार थी बेटा? टोरी सरकार। इन्होंने फिर क्या किया, जो भारत के अंदर जो संवैधानिक जो स्थिति पैदा हो गई थी उसकी पृष्ठभूमि, और ब्रिटेन की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस प्रकार का वहाँ पर जो है काम कर रही है, उन सभी की चर्चा के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया।
और उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन, साइमन आयोग। और इसका नाम जो है वो साइमन कमीशन क्यों पड़ा, क्योंकि सर जॉन साइमन इसके क्या थे, मुखिया थे। ये मैं लिख भी रहा हूँ बेटा, सर जॉन साइमन इसके मुखिया कौन थे, सर जॉन साइमन। इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा था, साइमन कमीशन। और भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद ही इसका जो है विरोध करना जो है शुरू कर दिया बम्बई में ही, क्योंकि रीज़न बता रहा हूँ मैं आपका, क्या कारण था कि एक भी सदस्य इसके अंदर कौन नहीं था, भारतीय नहीं था। इसलिए जब साइमन कमीशन 1928 के अंदर कहाँ पहुँचा, भारत, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक नारे लगने शुरू हो गए कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन के आ जाओ, वापस जाओ। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस सभी ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो इस विरोध के लिए जो है उस समय भारत का वायसराय होता था लॉर्ड इरविन। उसने गांधी के साथ जो है बात करने के लिए एक गोलमोल सा जो है प्लान क्या किया, तैयार। और उसने कहा कि हम भारतीय लोगों को क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेट। यार समझने आज ज़रूरी हो जाता है, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अर्ध स्वायत्त राज्य, यानी कि भारतीय लोगों को स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन भारत में कानून निर्माण का काम फिर भी कौन करेगी, ब्रिटिश संसद। प्रशासन जरूर भारतीय लोग चलाएंगे, लेकिन वो कानून कहाँ से बन के आएंगे, ब्रिटिश संसद से। उनका ये कहना था कि कुछ समय तक जब भारतीय लोगों को प्रशासन चलाने की जानकारी हो जाएगी, तब हम डोमिनियन स्टेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पूर्ण राज्य में। लेकिन अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, जो डोमिनियन स्टेट नहीं है बल्कि क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज्य। ये देखिए, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला देखेंगे आप तो आपको ये पता लग जाएगा। उसके बाद जो है एक अधिवेशन होता है 1929 में, किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर जो है लाहौर के अंदर 1929 के अंदर जो है एक अधिवेशन हुआ, और जिसके अंदर जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को कांग्रेस ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना क्या कर दिया, शुरू। ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार आता है, लिख भी रहा हूँ। ये प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन के अंदर जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार किया गया, तो लाहौर अधिवेशन। या कई बार ये भी आ जाता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के ऊपर जो है आप एक शॉर्ट नोट लिखें। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया, तो ये देखिए यहाँ पर मैं एरो से शो कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1930 को। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो महात्मा गांधी को लगा कि भारत को जो है अब किसी एक सशक्त जो है आंदोलन की क्या है, ज़रूरत है। और इसीलिए भारत के अंदर जो है नमक यात्रा और शून्यवज्ञा आंदोलन का रूपरेखा क्या हो गई, तैयार हो गई। और महात्मा गांधी ने 11 मार्च को जो है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को जो है एक 11 सूत्री जो है पत्र लिखा, जिसके अंदर किसानों की, उद्योगपतियों की, ठीक है, मजदूरों की, सबकी जो है क्या थी, मांगे थी। और उन्होंने कहा कि गांधी की ने कहा इरविन को कि आप जो है हमारी इन सभी मांगों के ऊपर विचार करके इन मांगों को क्या कर लीजिए, मांग लीजिए। और इसके अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जो नमक कर लगाया हुआ था ब्रिटेन की सरकार ने, उसको क्या करना था, तोड़ना था। और गांधी ने कह दिया था कि अगर आप मेरे इस 11 सूत्री कार्यक्रम को नहीं मानेंगे तो ये आपके लिए अल्टीमेटम, और हमें मजबूरन जो है क्या चलाना पड़ेगा, एक आंदोलन। और वो आंदोलन क्या होगा, सविनय अवज्ञा, यानी कि सिविल ना फरमानी, यानी कि जितने भी आदेश हैं ब्रिटेन की सरकार के, वो कोई भी जो है माने नहीं जाएंगे। और आखिरकार जो है 12 मार्च को जब ये मांगे नहीं मानी गई, तो अपने 78 अनुयायियों के साथ, ये देखिए कितने वॉलंटियरों के साथ, 78 वॉलंटियरों के साथ जो है महात्मा गांधी का एक आश्रम था साबरमती। कौन सा आश्रम था, साबरमती। और ये कहाँ स्थित था, अहमदाबाद, गुजरात में। वहाँ से जो है उसने अपनी इस यात्रा को जो है शुरू किया। और उसका मुख्य उद्देश्य था गुजरात के अंदर डांडी नामक स्थान पर समुद्र तट के पास जा कर के समुद्र के पानी से नमक बना करके जो नमक कानून था उसको क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और गांधी जी जो है करीबन 24 दिन का जो सफ़र जो उन लोगों ने तय किया, और इस 24 दिन के सफ़र के अंदर अंततः कितने अप्रैल को, 6 अप्रैल को
कितने अप्रैल को? 6 अप्रैल को वो कहाँ पर पहुँच गए? डांडी जो है पहुँच गए और वहाँ जा कर के उन्होंने जो है समुद्र के जो पानी को उबाल करके जो है क्या बनाया? नमक बनाया और नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और यहीं से जो है सिविल नाफरमानी क्या हो गई? शुरू हो गई। सरकारी जो नमक के कारखाने थे वहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया, विदेशी जो कपड़े थे उसकी होलियाँ जलाएगी। ये कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम है सिविल नाफरमानी का। यहाँ प्रश्न आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आप एक नोट लिखें, तो ये कार्यक्रम क्या था उनका? कार्यक्रम है यहाँ पर ये बताया जा रहा है। देखो फर्स्ट अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं? अंडरलाइन जो है कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखिए नंबर 1, सरकारी कानूनों के सामने क्या किया? प्रदर्शन। नंबर 2, विदेशी कपड़ों का क्या किया गया? बहिष्कार। नंबर 3, क्या की गई? दुकानों की जो है पिकेटिंग की गई, कर्मचारियों ने क्या दे दिए? इस्तीफे। नंबर 4, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास अवेलेबल है, हो जाती है कि ये जो है कार्यक्रम था। उसके अलावा जो है नंबर 5, ये भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखिए आप कि जो आरक्षित वन थे उनके अंदर जाना लोगों ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और ब्रिटिश सरकार जो है घबरा गई और 1930 के अंदर उन्होंने गांधी के एक जो समर्पित साथी थे अब्दुल गफ्फार खां, एक अंडरलाइन करके लिख रहा हूँ इसको, सीमांत गांधी भी कहते थे। क्या नाम था? सीमांत गांधी। ये प्रश्न भी बहुत बार आ जाता है बेटा कि सीमांत गांधी जो है किसका उपनाम था। तो लोग जो है सड़कों के ऊपर जो उतर आए और महात्मा गांधी को भी आखिरकार क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इस कारण जो है भारतीय लोगों ने जो है अंग्रेज़ों की जो प्रतीक थी, चाहे वो पुलिस चौकी थी, नगर पालिका भवन थे, अदालतें या रेलवे स्टेशन थे, उनके ऊपर जो है हमले करने शुरू कर दिए। और उस हमले को रोकने के लिए सरकार ने भी जो है निर्मम दमन का रास्ता जो है अपनाया। औरत और बच्चे थे उनको क्या किया गया? पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार जो है कर लिया गया। और महात्मा गांधी ने इस हिंसक होते हुए आंदोलन को एक बार फिर क्या कर लिया? वापस ले लिया। और 1930 के अंदर जो पहली गोलमेज सम्मेलन थी जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, महात्मा गांधी ने गांधी इरविन के पत्र को जो है स्वीकार कर लिया। और 1931 की दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो कहाँ पर चले गए? लंदन चले गए। और 1931 के इस समझौते को हम किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये बहुत बार आता है कि गांधी इरविन समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं, या गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ? तो हम उसमें लिखेंगे कि गांधी इरविन समझौता गांधी और भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है हुआ था। और इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने जो लंदन की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और जब महात्मा गांधी लंदन गए तो ये वार्ता जो होनी थी वहाँ पर ब्रिटेन की संसद में, वो बीच में ही क्या हो गई? टूट गई। और गांधी को जो है निराश वापस कहाँ पर लौटना पड़ा? भारत। और उसने दोबारा जो है यहाँ आकर के वो आंदोलन चलाया, लेकिन बार बार आंदोलन को बंद करना और उसको जो है क्या करना शुरू करने की वजह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा वो गति नहीं पकड़ पाया और 1934 तक आते आते ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये हमारा क्या था? आंदोलन जो 1930 के अंदर शुरू हुआ और 1934 के अंदर जो है बिना किसी परिणाम के ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब यहाँ हमारे पास एक प्रश्न और एक पॉइंट यहाँ पर अराइज हो रहा है। एक सबटाइटल है हमारा, लोगों ने यह आंदोलन को जो है कैसे लिया। कहने का भाव यहाँ पर है कि कौन लोग? फर्स्ट किसान, सेकंड उद्योगपति, थर्ड मजदूर, ये सारे के सारे, फोर्थ मुस्लिम, मतलब जो भारतीय लोगों का जो समुदाय था, विभिन्न वर्गों का लोग था, उन लोगों ने इस आंदोलन को जो है कैसे लिया उसके बारे में थी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर किसकी बात हो रही है? उन किसानों की बात हो रही है जो समृद्ध थे। अब ये समृद्ध जो किसान थे, आंदोलनों के कारण जो है इनकी जो व्यापारिक फसलें थी वो क्या नहीं हो रही थी? बिक नहीं रही थी। व्यापार में मंदी आ गई थी, उनकी कीमतें गिर रही थी, इनसे उनका व्यवसाय क्या हो रहा था? कमज़ोर हो रहा था। इसलिए जो है उनको सरकारी लगान चुकाना क्या हो रहा था? मुश्किल हो रहा था। तो वो लोग क्या चाहते थे? वो लोग चाहते थे, उन्होंने सविनय आंदोलन में इसलिए भाग लिया कि उनका लगान क्या हो जाए? माफ़। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ आपका कि किसान क्या चाहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वास्तव में लोग क्या चाहते थे? क्या वो राष्ट्र निर्माण चाहते थे? क्या वो राष्ट्र की आज़ादी चाहते थे?
या फिर वो अपने निजी हितों के लिए जो है इस आंदोलन में क्या ले रहे थे भाग। तो यहाँ इस पॉइंट से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लोग जो अपने निजी हितों के लिए कहाँ पर शामिल हो गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सेकंड यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए गरीब किसान। अब ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि उन लोगों ने जमींदारों से जो ज़मीन पट्टे पे ले रखी, किराए पे लेके जो खेती कर रहे हैं, उस खेती की ज़मीन का जो पट्टा है वो क्या हो जाए, माफ़ हो जाए। क्योंकि वो कृषि कमज़ोर होने की वजह से उस पट्टे की रकम जो कि अदायगी क्या है नहीं कर पा रहे थे। तो वो चाहते थे कि जमींदारों को उन्हें अपना क्या ना देना पड़े, भाड़ा ना देना पड़े। इसलिए वो लोग किसके साथ हो लिए, समाजवादियों के साथ। ये देखिए आप, अंडरलाइन करूँगा मैं, आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि ये लोग किसके साथ हो गए। ये देखिए, साम्यवादियों के साथ और कम्युनिस्टों के साथ। और नाराजगी के बहस से कांग्रेस ने भाड़ा विरोधी आंदोलन को क्या नहीं दे रही थी, समर्थन, क्योंकि उसे पता था इससे जमींदार उनसे क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। उसके बाद में थर्ड्स जो हमारा पॉइंट्स आएगा वो अब देखिए आप, ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। कौन सा है हमारे पास, पॉइंट नंबर 3। ध्यान से देखिए आप, इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ये अंडरलाइन किया। पॉइंट नंबर 3, व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति। अब जो व्यवसायी वर्ग की जो स्थिति, जो पहले विश्व युद्ध के दौरान उद्योगपतियों ने बहुत ज़्यादा जो मुनाफा कमाया था, वो ये चाहते थे कि उनका कारोबार क्या हो, फैले। और जो औपनिवेशिक जो नीतियां हैं भारत में, जिससे उनका व्यापार ठप हो रहा है, वो औपनिवेशिक नीतियां ब्रिटेन की सरकार क्या ले ले, वापस ले ले। और वो विदेशी जो वस्तुएं जो भारत में आ रही थी, आयातित हो रही थी, उससे भी क्या चाहते थे, सुरक्षा चाहते थे। ये देश की आज़ादी नहीं चाह रहे थे। देखो थर्ड्स जो वर्ग है हमारा, वो क्या चाहता था, इसके लिए उन्होंने जो है किसका साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। और उन्होंने अपने व्यवसायी संगठन भी बनाए। दोनों अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आ जाता है कई बार कि भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ, 1920 में। और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ, 1927 में। और भारत के अंदर जो है ये दो व्यापारियों के नाम है जो बहुत जाने माने उद्योगपति थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला। इनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो औपनिवेशिक नियंत्रण था उसका क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। उसका क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। तो उन्होंने इसलिए किया था, ये देखिए कह रहा, देखो उन्होंने आंदोलन में आर्थिक सहायता दे रखी थी और आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से क्या किया था, इनकार किया था। और कांग्रेस जो है वो मजदूरों का साथ नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस को जो बहुत ज़्यादा पैसा किसने दिया था, इन उद्योगपतियों ने दिया था। तो यहाँ ये शो हो रहा है कि भारत के जितने भी वर्ग थे वो अपने अपने निजी हितों के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भाग अगर ले रहे थे तो किसके लिए ले रहे थे, अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए, न कि देश के लिए। यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण जो है डेट्स दी गई हैं जिनको मैंने सर्कल किया है, इनको आप ध्यान से क्या करेंगे, याद करेंगे। जैसे कि है, बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को कब संगठित किया, 1918-19 में। रोल एक्ट कब आया, 1919 अप्रैल में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, फरवरी 1922 में। अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी और उसे जो है फांसी दी गई मई 1924 के अंदर। लाहौर का अधिवेशन कब हुआ, 1929 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बेटा, इनको आप ध्यानपूर्वक क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब फिर बात आ जाती है यहाँ पर पॉइंट नंबर 5। वो हम कहाँ ले रहे हैं, औद्योगिक श्रमिकों से, कि वो लोग क्या चाहते थे। अब मजदूर ये चाहते थे उनको मजदूरी अच्छी मिले, उनको जो है जो उत्पादन होता है उसके अंदर जो लाभ होता है उसके अंदर भी जो है उनको क्या मिले, लाभ मिले। तो इस कारण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर वो चाहते थे कि अपनी ये मांगे जो है मान ली जाएगी, इसलिए उन्होंने जो है हड़तालें कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि रेलवे कामगारों की हड़ताल कब हुई, 1930 में। और गोदी कामगारों की हड़ताल कब हुई, 1932 में। और छोटा नागपुर की टीन खानों में मजदूरों ने कब आंदोलन किया, 1930 में। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये डेट्स जिनको मैं और सर्कल कर रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई। गांधी ने जो नमक कानून उल्लंघन के लिए कब आंदोलन किया, 1931 में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया? 1931 दिसंबर में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए? 1932 में। उसके बाद में हमारे पास एक नया वर्ग जो आ जाता है, वो आ जाता है, अब आप ध्यान से इसको जो है देखेंगे, और वो वर्ग था, कौन सा वर्ग था? दलित वर्ग। कौन सा वर्ग था? दलित वर्ग। और वो जो है सारे किसके नेतृत्व में इकट्ठे हो रहे थे? भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व के अंदर। आप ये देखिए, सविनय अवज्ञा की सीमाओं के अंदर जो है ये बात आ रही है, देखिए दिख रही है आप सभी को, मैंने इसको सर्कल में लिया है। वो कारण क्या था कि अगर इन अछूतों का अगर कांग्रेस ने साथ दिया, किसका साथ दिया? अछूतों का, तो उससे क्या होगा? जो स्वर्ण जो जाति के सनातन जो धर्मी लोग हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पर ऐलान किया कि किसका अंत किया जाएगा? छुआछूत का। और उसने कह दिया ये बात, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये कई बार एक नंबर में आ जाती है कि ये शब्द किसने कहे थे कि बिना छुआछूत को ख़त्म किए 100 साल तक स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो क्या आएगा इसमें? यहाँ पर आंसर हमारा महात्मा गांधी ने। उसके बाद में हमारे पास हरिजनों के लिए जो है किस प्रकार की गतिविधि हुई, ये देखिए। हरिजन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। और महात्मा गांधी ने ऊंची जाति के लोगों से भी आह्वान किया कि उन्हें अपना हृदय परिवर्तन करके अस्पृश्यता के पाप को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के अंदर इनके आरक्षण की भी क्या की? वकालत की। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि विधायी परिषदों में भी इनके स्थान क्या कर दिए जाए? आरक्षित कर दिए जाएं। तो नागपुर का जो क्षेत्र था वहाँ पर दलित जो है संगठन काफ़ी क्या हो गया था? मजबूत हो गया था। और यहीं पर जो उन्होंने किसके नेतृत्व के अंदर? अंबेडकर के नेतृत्व के अंदर दलित को दमित वर्ग एसोसिएशन में क्या कर दिया था? संगठित कर दिया था। और सेकंड जो है जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुई थी, वहाँ महात्मा गांधी के साथ साथ वार्ता करने के लिए अंबेडकर भी कहाँ पर गए थे? लंदन। और उन्होंने यहाँ पर जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का क्या किया था? समर्थन किया था। और महात्मा गांधी ने इसका जो है पुरजोर विरोध किया था। और भारत आकर के उन्होंने यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और आखिरकार जो है अंबेडकर को उसकी बात माननी पड़ी। और 1932 के अंदर पूना के अंदर जो है दोनों ने जो है एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अंबेडकर ने अपनी पृथक निर्वाचिका की मांग को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और विधायी परिषदों के अंदर दलितों के लिए जो है आरक्षित स्थानों की वकालत की क्या कर दी? सराहना की। और इस कारण जो है ये समझौता किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पूना पैक्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, बहुत बार पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट क्या था? तो आप वहाँ लिखेंगे कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और इसके तहत जो है अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जो है पृथक निर्वाचिका की जो मांग का विरोध कर रहे थे उसको जो है सहमति दे दी थी। और महात्मा गांधी के विचार को जो है अंबेडकर ने मान लिया था कि विधायी परिषदों के अंदर दलितों के लिए जो है स्थान क्या कर दिए जाएंगे? आरक्षित कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना होने के बाद भी जो है एक बहुत बड़ा जो तबका था, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मुस्लिम जो लोग थे वो कांग्रेस से दूर जा रहे थे। देखो ये अंडरलाइन कर दिया। उसका कारण था क्योंकि 1920 के अंदर हिंदू महासभा का जो है क्या हो गया था? गठन। और कांग्रेस जैसे जो संगठन है वो उनके करीब थे। तो इसलिए दोनों जो संप्रदाय थे, हिंदू और मुस्लिम, उनके अंदर जो है जुलूस निकलने क्या हो गए थे शुरू, और दंगे हुए। इस कारण दोनों समुदायों के बीच में क्या हो गया था? फासला बढ़ गया था। कोशिश ज़रूर की गई थी एक बार फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर क्या किया जाए? एकता स्थापित की जाए, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। तो जिन्ना ने जो है यहाँ पर पृथक निर्वाचिका की मांग को क्या है? गति देना क्या कर दी गई थी? शुरू कर दिया गया था। और इसको जो है मान भी लिया, अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था? मान भी लिया था। और जब मुसलमानों से जो है कांग्रेस के नेताओं ने बात की तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया था और ये भी मान लिया था कि विधायी परिषदों के अंदर अगर उनको आरक्षण दिया जाता है तो वे अपनी पृथक निर्वाचिका की मांग को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, एम जयशंकर ने इस समझौते के खिलाफ जो है क्या कहा कि नहीं, ये जो प्रयास किए जा रहे हैं ये क्या है? गलत है। और इससे जो बनी बनाई बात थी वो क्या हो गई? बिगड़ गई। और सारे मुस्लिम जो नेता थे वो जो है अब भारत के अंदर जो है
हिंदू बहुल जो संगठन था उसमें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था, ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान यहाँ पर क्या हो जाएगी, खो जाएगी। इसलिए उन्हें अलग रह करके ही अपना क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि वो अपनी संस्कृति को क्या कर ले, बचा ले। और यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामूहिक अपनेपन का भाव, कि ये जो हमने 5 पॉइंट्स हमारे सामने आए सिविल नाफरमानी से। फर्स्ट, जमींदार क्या चाहते थे। सेकंड, किसान क्या चाहते थे। फोर्थ, मजदूर क्या चाहते थे। थर्ड, मजदूर क्या चाहते थे। फोर्थ, दलित क्या चाहते थे। और फिफ्थ, उद्योगपति क्या चाहते थे। अब इन सब की अगर बात हम देखेंगे तो सभी अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। तो अब ज़रूरत हमें किसकी थी, कि सामूहिक अपनेपन का भाव ये कैसे पैदा हो, कि ये सारे लोग एक राष्ट्र के बारे में कैसे जो हैं सोचे। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि राष्ट्रवाद की भावना कब पनपेगी, जब लोग ये महसूस करें कि वे एक राष्ट्र के अंग हैं और सभी एक दूसरे से क्या हैं, बंधे हुए हैं। चाहे वो विभिन्न समुदायों को हो, क्षेत्र के हों या भाषाओं के हो, लेकिन उनके अंदर क्या होना चाहिए, अपनेपन का भाव। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि अपनेपन की यह भावना जो आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते क्या हो रही थी, पैदा हो रही थी। हालांकि जो सिविल नाफरमानी था उसमें सारे लोग जो है शामिल हो रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के क्या थे, नज़दीक थे। अब इन सभी चीज़ों के लिए इस सामूहिक अपनेपन को कैसे लाया जाए, उसके लिए कुछ एक प्रतीक थे, जैसे चित्र, गीत, उत्सव, लोक कथाएं। यानी कि इनके जरिए क्या किया जा रहा था, भारत के अंदर जो है सामूहिक अपनेपन के भाव को जो है पैदा किया जा रहा था। ये देखिए कैसे किया जा रहा था। तो यहाँ सबसे पहले मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किस तस्वीर में अंकित की जाए, तो उसके लिए जो है भारत माता की एक तस्वीर बनाई जानी शुरू कर दी गई थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पर जो है एक गीत भी लिख दिया था। कौन सा गीत था, वंदे मातरम, जिसे जो है लोगों ने गाना क्या कर दिया था, शुरू। उसका एक उपन्यास था, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, आनंद मठ, उसके अंदर भी इसको क्या कर लिया गया था, शामिल किया गया था। और ये बंगला भाषा में क्या है, लिखा गया था। और इसी के भाई अबिंदरनाथ टैगोर, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, भारत माता की विख्यात छवि को उसने क्या किया, चित्रित किया। ये देखिए, ये भारत माता की छवि है जो इसे सन्यासिनी के रूप में क्या की जा रही है, दिखाई जा रही है। और लोगों को इसे जो है राष्ट्रवाद की आस्था का क्या मान लिया गया, प्रतीक मान लिया। ये वो कुछ एक चिन्ह है जिनके जरिए भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा किया जा रहा था। राष्ट्रवाद की भावना जो है क्या की जा रही थी, भरी जा रही थी। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट्स हमारे पास आता है यहाँ पर, भाट और चारण। ये देखिए अंडरलाइन भी कर दिया है मैंने, और एरो से देखो, राष्ट्रवादी लोग जो है भाट और चारणों को भी लेकर के आ रहे थे। जो भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति है उसका मान और जो सम्मान है, उसके अतीत का जो गौरवपूर्ण इतिहास जो है वो लोगों के सामने क्या किया जा रहा था, कहानियों के माध्यम से क्या कर रहे थे, पेश कर रहे थे, ताकि किसका भाव पैदा हो जाए, अपनेपन का भाव। ये देखिए लोकगीता, बाल जो गीत थे उनके माध्यम से जो है प्रयत्न किया जा रहा था। ये देखिए आप, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक तमिल लोक कथाओं का भी क्या किया था, संकलन किया था। और जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जो आगे बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद की भावना इन्हीं चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और एक प्रतीक अब हमारे पास आ जाता है, क्या आ जाता है, तिरंगा झंडा। इसी तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे, भारत माता जो है अपने हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए। स्वदेशी आंदोलन के अंदर बंगाल में पहली बार तैयार किया गया था। इसके रंग कौन कौन से थे, हरा, पीला और लाल। जो आज आप तिरंगा देखते हैं जिसमें केसरी, सफ़ेद और हरा है, ऐसा नहीं था हमारा झंडा। ये यहाँ तक कुछ चरणों में पहुँचा। तो फर्स्ट जो झंडा था हमारा कौन सा था, हरा, पीला और लाल। उसके बाद में महात्मा गांधी ने भी एक स्वराज का झंडा तैयार किया। इसमें क्या था, सफ़ेद, लाल और हरा रंग, और बीच में इसके क्या था, गांधी जी का चरखा था। यानी कि फर्स्ट तो कौन सा था, ये, और सेकंड हमारा झंडा क्या था, ये। तो ये हमारे पास साधन थे। इतिहास की पुनर्व्याख्या भी की गई, और हमारे पास क्या था, एक टाइटल, इतिहास की पुनर्व्याख्या भी जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक क्या था, साधन था। उनको बताया गया कि भारतीय इतिहास जो है बहुत अच्छा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को ये बता दिया था
कि आपका इतिहास कोई ज़्यादा स्वर्णिम नहीं रहा है और आपको प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं है, आप पिछड़े हैं। देखिए, अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय क्या थे? पिछड़े थे, आदिम थे, और अपना जो है वो नहीं संभाल सकते थे प्रशासन। लेकिन यहाँ मैं अंडरलाइन कर, देखो, प्राचीन युग के अंदर भारत ने जो है कला में, वास्तुशिल्प में, विज्ञान में, गणित में, धर्म में, संस्कृति, कानून, हस्तकला, व्यापार जो है उनका फला फूला था। ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय लोगों को क्या की गई? बताई गई, ताकि भारतीय लोगों को जो है अपने अतीत के गौरव में होने का क्या हो? एहसास हो। इन सब के बाद ही भारत का क्या हुआ था? पतन हुआ था, और भारत को क्या बनाया गया था? अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम बनाया गया था। ये देखिए, मैंने एक सर्कल में इसको डाला है। भारत को क्या किया गया था? गुलाम बना लिया गया था। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें थी जिनके ज़रिए जो है भारतीय लोगों को क्या किया जा रहा था? एकजुट करने की जो है कोशिश की जा रही थी, और अतीत का जो है क्या किया जा रहा था? गुणगान किया जा रहा था। अंत में जो है इन सारी जो घटनाओं के बाद हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ जो है भारतीय लोगों का गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था। भारतीय लोगों का असंतोष, उसकी परेशानियां जो है आंदोलन को संगठित कर रही थी, और पूरे देश को एकता सूत्र में पिरोने की जो है कवायद क्या हो रही थी? यहाँ पर चल रही थी। और धीरे धीरे जो है भारतीय लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो क्या हो रही थी? पनप रही थी। औपनिवेशिक शासन से ये सारे लोग क्या चाहते थे? मुक्ति चाहते थे। ये देखिए, मैंने इसको गोल दायरे में डाला है। और एक समूह की मांग के कारण दूसरा समूह दूर ना चला जाए, क्योंकि अगर किसानों की बात मान ली, ज़मींदार अलग हो जाएंगे, तो उसका भी भरसक क्या किया जा रहा था? प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन फिर भी जो है हमारे आंदोलन के अंदर क्या आ जाता था? बिखराव आ जाता था। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, जब भी कोई आंदोलन होता है तो वो अपनी कोई ना कोई पॉजिटिव जो है प्रभाव जो है यहाँ पर छोड़ जाता है। और भारतीय लोगों के अंदर पहली बार जो है राष्ट्रवाद की भावना क्या हो रही थी? घर कर रही थी। और भारतीय लोग जो है राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ क्या हो रहे थे? अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार जो है ये हमारा जो पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये आज हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर एरो के बीच में। देखिए, सत्याग्रह के विचार का हम ये कर चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने बताया यहाँ, साइमन कमीशन हमने बताया यहाँ पर। इसी प्रकार जो रोल टैक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे ये हमने किया। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस क्यों लिया ये हमने किया। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो है प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार जो है सहायता की। तो इन सभी प्रश्नों के जो आंसर जो हैं आप अपने नोटबुक के अंदर क्या करेंगे? उतारेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।